हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अश्विनी वर्मा। एडजस्टमेंट मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक कवर करा दिया था। और अब जो चीजें रह गई हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर्ड रह गया है। तो आज की क्लास में हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं और किस टाइप से उनकी एंट्री हम करते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है, किस प्रकार उसकी एंट्री कर सकते हैं, अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होते हैं और किस तरीके से उनकी एंट्री कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड आपको पता होगा कि क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले से और पेड का मतलब है जो दिया गया हो। मैंने बताया भी था शायद कल की क्लास में आपको कि प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम समय से पहले पेड कर देते हैं गाइस। मतलब ये है कि हमें पेड तो नहीं करना होता है, लेकिन हम समय से पहले उसको पेड कर दिए होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस, जो समय से पूर्व हम पेड कर देते हैं। अब इसमें देखिए, एंट्री से इसको समझते हैं कि ऑन 1 पेड सैलरी फॉर ₹60,000 टू स्टाफ। मतलब कि 1 जुलाई वाले दिन जो स्टाफ को सैलरी दी गई है वो 60,000 रुपए की सैलरी दी गई है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 20,000 इन एडवांस। दो बातें हैं यहाँ पर। मतलब कि जो 60,000 रुपए की सैलरी स्टाफ को दी गई है उसमें 20,000 रुपए का जो पार्ट है वो एडवांस में दिया गया, यानी कि वो 20,000 रुपए देने तो नहीं थे लेकिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ लेनी है कि खर्चा जो होता है या इनकम जो होती है वो अपने अकाउंट बुक्स में हम उतने ही रुपए से शो करते हैं। मतलब जो हम अपना अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट, आगे हम बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट के एक्सपेंस है वो उतनी ही रकम से दिखा होती है एक्चुअली हुआ। ठीक है, जो रकम हम दिखाएंगे डायरेक्ट, जैसे सैलरी मान लीजिए मुझे दिखानी है यहाँ पर पहली एंट्री के हिसाब से, अगर मैं कहूँ कि 60,000 रुपए की सैलरी दी है और 20,000 रुपए की एडवांस है, तो 60,000 रुपए की सैलरी ना दिखा करके 40 की दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो 40 ही देनी थी ना। हमारे स्टाफ ने हमसे कितने रुपए की सैलरी कमा ली थी? 40,000 की। 20,000 तो हमने एक्स्ट्रा दिए, किसी ने एडवांस मांगा हो हमने दे दिए। तो वो एडवांस हम अपने खर्चे में थोड़ी ना मानेंगे। एडवांस जो है वो हमारी क्या है, वो एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा एसेट होता है, पीछे बताया था मैंने। तो जो भी हमारी इनकम होती है या जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो उतनी ही रकम से दिखाए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर, जितने रकम से उन्हें दिखाना चाहिए, जितनी उनकी एक्चुअल अमाउंट होती है। ठीक है, प्रीपेड का इफेक्ट हमारी एक्चुअल अमाउंट पे नहीं पड़ता, और इसी तरीके से अनअक्रूड का भी जो इफेक्ट है वो हमारी एक्चुअल इनकम की अमाउंट पर नहीं पड़ता है गाइस। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो जैसे कि 60,000 रुपए की सैलरी पेड की है तो सबसे पहली एंट्री तो हम 60,000 से ही बनाएंगे 1 जुलाई वाले दिन। क्यों? क्योंकि सैलरी तो हमने 60,000 रुपए के नाम से खर्च करी है ना। हमने 60,000 रुपए किस नाम से दी? सैलरी के नाम से दी है। तो इसकी सिंपल एंट्री नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से बन जाएगी। क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल्स? ये होते हैं कि जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, आपको पता है। या अगर आप इनको मॉडर्न रूल्स के हिसाब से बनाना चाहें तो उससे ही बना सकते हैं कि एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप सैलरी पेड करोगे तो सैलरी क्या खर्चा है? खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो आपने कर दिया 1 जुलाई में सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए से। 60,000 रुपए से आपने खर्चा दिखा दिया कि हमने सैलरी दी है 60,000 रुपए की। ठीक है, टू में कैश क्यों करेंगे? क्योंकि कैश जब आप दोगे, पैसा जब आप दोगे तो वो आपकी करंट एसेट है, वो आपके पास से कम होगा। कम होगा तो जब एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पड़ गई 60,000 रुपए से। ऐसे ही एंट्री आपने नॉमिनल अकाउंट में भी करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही करा था ना वहां भी, जब आपने सैलरी पेड करी थी, तो वो सेम ही एंट्री है। मेन चीज ये है कि ये जो 60,000 रुपए की सैलरी आपने दिखाई है इसके अंदर 20,000 रुपए एडवांस वाले हैं ना। तो इन एडवांस वालों को कैसे आप एडजस्ट करोगे? इसीलिए इन सबको एडजस्टमेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है पैसे को। 60,000 रुपए से तो आपने सैलरी दिखा दी, लेकिन आप 60,000 रुपए से सैलरी दिखा कब सकते हो? क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए तो एडवांस दिया ना। एक्चुअल में सैलरी 40,000 की होनी चाहिए थी ना। 20,000 रुपए एडवांस दिया, असली 60 की आप दिखा रहे हो। तो इसको 20,000 रुपए से सैलरी को कम करोगे। अब क्या एंट्री करेंगे देखिए,
1 जुलाई में ही एक एंट्री हम और डालेंगे। ये जो 20,000 रुपए हैं जो पहले से दिए गए, एडवांस में दिए गए, इनकी एंट्री पड़ेगी 20,000 रुपए की। कैसे पड़ेगी? जो पैसा आप एडवांस देते हो किसी को, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो पैसा आप किसी को एडवांस दे देते हो। और जो पैसा आप एडवांस किसी को देते हो, उस पैसे पे, पैसा जिसको दिया गया है उसका अधिकार नहीं होता, बल्कि आपका खुद का अधिकार होगा। भाई मान लीजिए कि मैं आपको जो है 50,000 रुपये उधार दे दूं। अब मैं आपको 50,000 रुपये उधार दे दूं तो पैसा तो आपके पास चला गया, लेकिन उस पर अधिकार तो मेरा है ना, मैं वापस भी तो ले सकता हूँ आपसे। बिल्कुल सी बात, सही बात है। जब हम बैंक जाते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक से 25,000 का लोन लिया। अब बैंक से 25,000 रुपये का, लेकिन पैसे पे अधिकार किसका? बैंक का। उधारी तो चुकानी है ना उस बंदे को। तो जिसका अधिकार होता है उसकी वो एसेट होती है। तो जब कंपनी ने यहाँ पे 20,000 रुपए का एडवांस अपने स्टाफ को दिया है, तो इसका मतलब है कि जो 20,000 रुपए है, इस पे एम्प्लॉय का हक नहीं है, इस पे कंपनी का खुद का हक है। और जब इस पे कंपनी का खुद का हक है, तो ये कंपनी की क्या हो गई? बिल्कुल सही बात है, एसेट हो गई, है ना। जब एसेट हो गई तो एसेट क्या होती है? डेबिट होती है। कर दीजिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। और ये जो सैलरी में आपने 5,500 रुपए दिखाए ना ऊपर की एंट्री में, इसे कितने पे लेकर आना है? 40 पे लेकर आना है। तो 40 पे लेकर आने के लिए क्या करेंगे? इसको 20,000 से कम करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 का पड़ा है ना, इसको 40 पे लाने के लिए क्या करेंगे? 20,000 रुपए से कम करेंगे। और सैलरी क्या है? खर्चा है। और खर्चे को जब कम करना होता है तो क्या करते हैं? पीछे के रूल देख लीजिए, क्रेडिट करते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई चीज डेबिट करने से बढ़ती है तो क्रेडिट करने से हमेशा कम ही होती है। ऊपर हमने सैलरी को बढ़ाना था, इसलिए हमने 60,000 रुपए से डेबिट किया, क्योंकि हम खर्चा कर रहे थे। बट अब मुझे यहाँ पे से कम करके दिखाना है, तो हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो टू सैलरी लिख करके 20,000 रुपए से हम यहाँ पर एंट्री डाल देंगे। इससे क्या होगा कि सैलरी हमारी 20,000 रुपए से कम हो जाएगी। मतलब 60,000 रुपए से बढ़ा करके 20,000 रुपए से कम कर दी, तो कितनी पहुंच गई? ऑब्वियस सी बात है कि 40 पहुंच गई होगी। ठीक है। और यही 20,000 रुपए हमने प्रीपेड सैलरी के नाम से दिखा दिया, जो हमारी एसेट में पहुंच जाएंगे। और कैश हमारा 60,000 का ही गया है, क्योंकि उसमें तो एडवांस भी इंक्लूड है, उसको तो कहीं एडजस्ट करेंगे नहीं, वो तो पैसा गया मेरे पास से, इसलिए टू कैश 60,000 का ही रहेगा। तो इस तरीके से एक एंट्री जब भी हम प्रीपेड का एंट्री करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक एंट्री तो टोटल एक्सपेंस की डाल देंगे हम, जैसे करते थे, और उसके बाद हम उसको उतने रुपए से एडजस्ट कर लेंगे जितना हमने एडवांस दिया है। तो होपफुली गाइस ये एंट्री आपके समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एंट्री हमारी एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी कोई भी इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे मिली नहीं है अभी तक, जिस पे हमारा अधिकार हो चुका है, हमने कमा लिया है लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है, तो उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। जैसे यहाँ पे एंट्री देखिए कि कमीशन अर्न, कमीशन कमा लिया गया है फॉर ₹70,000 का, 70,000 रुपए का कमीशन जो है कमा लिया गया है, बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। 70,000 रुपए का कमीशन कमा लिया गया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा एक्रूड कमीशन। ठीक है। अगर रेंट हमने कमा लिया और हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे एक्रूड रेंट कहेंगे। कमीशन हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे एक्रूड कमीशन कहेंगे। आ रही बात समझ? ओके। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? देखिए, जब भी हम कोई चीज कमा लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है, क्योंकि उस पर हमारा राइट होता है। मिला नहीं है, मिलने वाला है, इन नियर फ्यूचर को हमें पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने उस पे उसको कमा लिया, उस पर हमारा अधिकार है। तो अधिकार होने की वजह से वो हमारी एसेट होती है। और एसेट जब यहाँ पे बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होती है। तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। एसेट है ये, एक्रूड कमीशन एसेट होती है, तो एसेट जो है वो हमने डेबिट कर दी 70,000 रुपए से। और जो पैसा हमने कमा लिया है वो हमारी इनकम में भी जोड़ते हैं हम, है ना। जो पैसा हमने कमा लिया है वो पैसा हम अपनी इनकम में भी तो जोड़ेंगे। तो इनकम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी या घटेगी? इनकम में जब पैसा जुड़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। और जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? पीछे के रूल देख लीजिए, क्रेडिट करते हैं। या नॉमिनल अकाउंट का रूल्स भी आपको पता होगा कि ऑल इनकम विल बी क्रेडिट। ठीक है ना। तो यहाँ पर टू कमीशन करके हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री बन जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और 70,000 रुपए से ये एंट्री पड़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनएक्रूड और डेप्रिसिएशन की। देखिए, अब बात आती है हमारी अनएक्रूड इनकम की। तो अनएक्रूड इनकम क्या होती है? देखिए, अनएक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जिसको हमने कमाया तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने रिसीव कर ली है। ठीक है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है।
तो ये इनकम ऐसी है जो हमने कमाई नहीं लेकिन तब भी रिसीव कर ली है, तो भाई इस पे हमारा अधिकार नहीं, हमें वापस भी करनी पड़ सकती है। तो इसको हम मानते हैं करंट लायबिलिटी। क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी, क्योंकि जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है और हमने उसको ले लिया है तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी तो हुई, चुकाना भी पड़ सकता है वापस। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पड़ी क्या है कि 5 जुलाई में हमने रेंट रिसीव किया 25,000 रुपए का। तो पहली एंट्री तो 25,000 रुपए से सिंपल रेंट रिसीव करने की पड़ी आई, जो अभी तक आप नॉमिनल अकाउंट में भी कर रहे थे। और 5,000 रुपए हमने एडवांस में रिसीव किए, यानी कि ये 5,000 रुपए हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये जो 25,000 रुपए हैं इनके अंदर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, है ना? तो यानी कि जो एक्चुअल हमारी इनकम होनी चाहिए थी वो कितने की होनी चाहिए थी? 20,000 रुपए की होनी चाहिए थी। यानी कि हमें जो रेंट रिसीव होना चाहिए था वो 20,000 का होना चाहिए था, लेकिन हुआ है 25,000 रुपए का। तो 5,000 को हम अनअक्रूड के नाम से एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसकी 25,000 की एंट्री डाल दीजिए। हमारे पास कितना पैसा आ गया? 25,000 आ गया ना। तो 5 जुलाई को कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 25,000 रुपए से। और इनकम क्या है? रेंट है। पैसा किस नाम से आया? रेंट के नाम से आया। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू रेंट कर दिया 25,000 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट पड़ गया, 25,000 रुपए की एंट्री पड़ गई। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि भाई इसमें से 5,000 रुपए जो थे वो अलग करो। क्यों? क्योंकि अनएक्रूड था 5,000 रुपए का। तो अपोजिट एंट्री कर देंगे। जो रेंट हमने 25,000 रुपए से दिखाया था उसको हम 5,000 रुपए से कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई चीज डेबिट करने से बढ़ती है तो क्रेडिट करने से कम होती है, और अगर कोई चीज क्रेडिट करने से बढ़ती है तो डेबिट करने से कम होती है। बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ऊपर जो हमने रेंट क्रेडिट किया था उसमें हमने इनकम 25,000 रुपए की मानी थी, बट ये इनकम एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी? 20,000 रुपए की होनी चाहिए थी ना, क्योंकि 5,000 तो एडवांस आया है मेरे पास। तो उसको 20,000 पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इनकम को 5,000 रुपए से कम कर दूंगा। और इनकम जब मैं 5,000 रुपए से कम करूंगा तो इनकम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। पीछे रूल्स देख लीजिए, जब इनकम घटती है तो डेबिट होती है। तो इनकम यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट हो गए यहाँ पे 5,000 रुपए से। और यही जो पैसा है वो मेरे लिए क्या? लायबिलिटी भी है, क्योंकि 5,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आया है तो ये मुझे वापस भी करने पड़ सकते हैं। तो ये क्या है? मेरे लिए लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी टू अनएक्रूड रेंट अकाउंट। मतलब कि पहले तो आपने टोटल रिसीव कर लिया कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 25,000 रुपए से। अब इसमें से 5,000 रुपए को अलग कर लिया, एडजस्ट कर दिया। तो रेंट को कम कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 रुपए से। और यही पैसा आपने लायबिलिटी में ले गए, तो टू अनएक्रूड रेंट कर दिया 5,000 रुपए से। तो इस तरीके से जो अनएक्रूड है वो हम एक्चुअल एंट्री पहले करने के बाद फिर हम उसके बाद उसे एडजस्ट करते हैं, जैसे हमने प्रीपेड में अभी किया था। नेक्स्ट बात आती है गाइस डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है ये आपको पता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी एसेट होती है तो उस एसेट में जो हम यूज करते हैं उस एसेट को, तो उस एसेट को यूज करने में जो उसकी मशीन वैल्यू में जो कमी आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मशीन लगवाई 10 लाख रुपए की बिजनेस में, तो अब हम उसे यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए की थोड़ी ना रहेगी। वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, जितना हम उसे यूज करते हैं उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी हर साल के हिसाब से। तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये लॉस नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन है वो लॉस नहीं है। कुछ लोग इसको लॉस बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लॉस केवल तभी होता है जब आप किसी चीज को सेल करो। लॉस केवल एक ही बार होता है, हर साल उसी चीज पर बार बार लॉस नहीं होता। एट द टाइम ऑफ सेल जो होता है तभी लॉस होता है। और अगर वस्तु हमारे पास में है और हम कहें कि डेप्रिसिएशन लॉस हो रहा है हमारा, तो ऐसा नहीं है। लॉस किस बात का? जब आप उसे यूज कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, तो उसकी वैल्यू तो अपने आप कम होगी ही होगी ना। इसमें लॉस क्या है? आप बदले में यूज भी तो कर रहे हो उसे। तो इसे हम लॉस नहीं मान सकते, बल्कि हम इसे इनकम सॉरी एक्सपेंस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मशीन है हमारे पास 2,40,000 रुपए जिसकी वैल्यू है। 31 मार्च को यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना उस मशीन के ऊपर। एंट्री है कि चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन अमाउंटिंग रुपीज 2,40,000। 31 मार्च की एंट्री है। तो सिंपल सी बात है, 31 मार्च की डेट हमने यहाँ पे डाल दी है। और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा क्या है? खर्चा है। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस चीज पर डेप्रिसिएशन लगता है वो जो एसेट है वो हमारी हमेशा क्रेडिट में आती है। क्यों आती है क्रेडिट में? क्योंकि एसेट हमारी हमेशा डेबिट होती है, लेकिन यहाँ पर एसेट जो है वो घट रही है। भाई 2,40,000 रुपए की मशीन है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो वो घटेगी ना 10% से।
तो मशीन कम हो रही है यानी कि एसेट कम हो रही है, एसेट जब कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कर दीजिए, टू मशीन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 24,000 से एंट्री पड़ेगी, 2,40,000 का 10% कितना हुआ, 24,000, तो 24,000 से एंट्री यहाँ पर पड़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिकवर्ड की। देखिए ये है बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल वाला हिसाब है इनका, इनको बहुत ध्यान से जो है समझिएगा। बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिकवर्ड में जो अंतर है वो ये होता है कि जब कोई पैसा हमें साल के अंत तक, साल का अंत कब होता है, फाइनेंशियल ईयर का जो अंत है वो कब होता है, 31 मार्च में। तो जब कोई पैसा 31 मार्च तक हमको प्राप्त नहीं हो पाता, अगर कोई पैसा 31 मार्च तक हमको प्राप्त जो है नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो वो पैसा हमारा बैड डेप्ट कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को 1 लाख रुपए का माल बेचा, अब उन्होंने 1 लाख रुपए में से हमें 80,000 रुपए दे दिया और 20,000 रुपए वो नहीं दे पाए हैं और साल हो गया हमारा बीच में खत्म, ठीक है, तो उस पैसे को फिर हम बैड डेप्ट के नाम से दिखा देंगे। और वही पैसा जब हमें इन नियर फ्यूचर मिल जाए, मतलब साल, नए साल में मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए, 2 साल बाद मिल जाए, 6 महीने बाद मिल जाए, ठीक है, तो उसी पैसे को हम बैड डेप्ट रिकवर्ड कहते हैं। यानी कि जो पैसा हमें साल के अंत तक रिसीव हो जाना चाहिए था और नहीं हो पाया है, तो हम उसको बैड डेट मान के उसका खाता क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अगर वही पैसा हमें फ्यूचर में वापस मिल जाए तो फिर उस बैड डेट अकाउंट को हमें खत्म करना पड़ेगा ना, तो फिर उसको हम बैड डेट रिकवर्ड के नाम से खत्म करते हैं। अब इन चीजों को आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो मैंने लिखे हैं उसके बेस पे आप समझ सकते हैं। देखिए पहला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि ऑन 1 अक्टूबर सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर ₹70,000। 1 अक्टूबर को 70,000 रुपए का जो माल है, जो गुड्स है, वो मनोज को क्या करा गया है, यहाँ पर बेचा गया है। तो 70,000 रुपए का माल जो हम बेच रहे हैं हम 1 अक्टूबर को मनोज को, तो यहाँ पे हम सिंपल एंट्री कर देंगे, क्योंकि मनोज को बेच रहे हैं तो मनोज कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप रियल अकाउंट की एंट्री है, ये पढ़ी है आपने पीछे, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको समझाना पड़ेगा मुझे कुछ। तो मनोज डेबिट टू सेल की एंट्री कर देंगे 70,000 की। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 30 नवंबर वाले दिन, ऑन 30 नवंबर मनोज पेड ₹20,000 टू अस। मनोज ने हमें 20,000 रुपए दे दिए, तो हम रिसीवर है, वो गिवर है, क्या एंट्री हो जाएगी, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है और हम रिसीवर हैं, हमारी जगह क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, अगर मॉडर्न रूल से समझना चाहें तो, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है 20,000 रुपये, वो हमें दे रहा है, तो हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और मनोज टू में क्यों आया, क्योंकि मनोज भी हमारी एसेट है। जिस व्यक्ति को आप माल उधार में बेचते हो वो पार्टी आपकी कौन होती है, एसेट होती है ना। और यहाँ पर जो मनोज को हमने माल बेचा था वो 70,000 रुपए का बेचा था, एसेट हमेशा डेबिट होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर मनोज को पहली एंट्री में क्या करा, 70,000 रुपए से डेबिट कर दिया था। अब मनोज भाई साहब जो है वो हमें 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो कैश मेरे पास आ गया, एसेट बढ़ गई, इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर दिया। लेकिन मनोज का अकाउंट तो 20,000 रुपए से कम हो रहा है ना, मतलब इस एंट्री को कर लेने के बाद मुझे उससे कितना पैसा लेना पड़ेगा, 50,000 रुपए तो रह जाएंगे। तो यहाँ पे मनोज का अकाउंट क्या हो रहा है, 20,000 रुपए से कम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एसेट मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एंट्री और है, 2 फरवरी में मनोज ने फिर से हमें पैसा दिया 30,000 रुपए का, तो फिर से सेम एंट्री पड़ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज 30,000 रुपए की। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जो पैसा ये दे रहा है वो 1 मई को दे रहा है 20,000 रुपए। तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि 1 अक्टूबर को मैंने माल बेचा था, 30 नवंबर को उसने हमें 20,000 का पेमेंट कर दिया, कितने बचे, 50 बचे। फिर 2 फरवरी वाले दिन उसने 30,000 रुपए का फिर से पेमेंट कर दिया, अब कितने बचे, 20,000 बचे। लेकिन उसके बाद जो अगला पेमेंट आ रहा है वो 1 मई को आ रहा है, लेकिन 2 फरवरी और 1 मई के बीच में हमारी 31 मार्च तो आ चुकी होगी ना, यानी कि साल तो बीच में कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होगा। तो जो साल खत्म हो चुका होगा 31 मार्च वाले दिन, और ये पैसा हमारा कब आया है, 20,000 रुपए लास्ट वाला 1 मई को आया है, तो उससे पहले तो हमारा 20,000 रुपए मनोज पर ड्यू रह गया होगा ना। तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, बैड डेप्ट मानेंगे, क्या मानेंगे,
बैड डेप्ट मानेंगे तो 31 मार्च वाले दिन बीच में एक एंट्री कर देंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेप्ट जो होता है वो एक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये पैसा हमारा डूब गया, हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हमने बैड डेप्ट को यहाँ पे 20,000 रुपए से डेबिट दिखा दिया, और मनोज का खाता 20,000 रुपए से कम करके हमने ये मान लिया कि मनोज का अकाउंट हो गया जीरो, और ये पैसा अब हमें फ्यूचर में नहीं मिलना है। ठीक है, ये मान के हमने बैड डेट में अमाउंट दिखा करके उस चीज को खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ, मनोज जो है थोड़ा शरीफ निकला, उसने 1 मई में हमें 20,000 रुपए क्या हुआ, दे दिया। तो जब पैसा हमारा ऊपर बैड डेट में हमने दिया था और वही पैसा अब हमें 1 मई को मिल गया है वापस अगले साल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैड डेट रिकवर्ड के नाम से क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो पैसा जो मेरे पास आया 20,000 रुपए, वो तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 मई वाले दिन। पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रही, तो कैश तो डेबिट होना ही होना है ना, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 रुपए से। और जो पैसा है 20,000 रुपए, वो पैसा आया जो मैंने ऊपर बैड डेप्ट के नाम से दिखाया था, तो हम यहाँ पर इसे डेबिट से हटा के क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बैड डेप्ट रिकवर्ड कर देंगे। मतलब जो अकाउंट मैंने बैड डेप्ट का खोला था, उसे डेबिट किया था मैंने, अब उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जीरो पे लाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से 20,000 रुपए से उसको दिखा देंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि जो पैसा हमने बैड डेप्ट में दिखाया था, यानी कि जो पैसा हमने माना था कि वो नहीं मिलेगा, हमारा मर चुका है पैसा, वो पैसा हमें फ्यूचर में वापस मिल गया है। तो इस तरीके से जब कोई पैसा बैड डेप्ट में दिखा दिया जाता है और वो पैसा हमें फ्यूचर में कभी भी अगर वापस मिल जाता है, तो फिर हम उसे बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, बैड डेप्ट हमेशा डेबिट होता है और बैड डेप्ट रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है। तो होपफुली गाइस, जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई चीज़ दिक्कत दे रही है, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं।